उज़्बेकिस्तान के मेरे प्रिय हिंदी प्रेमी मित्रों, सादर नमस्कार। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से वरिष्ठ सहायक आचार्य डॉक्टर राजेश सरकार आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरे आज के शोध पत्र का विषय है संस्कृत फारसी का परस्पर भाषाई एवं साहित्यिक संबंध तथा हिंदी पर फारसी का प्रभाव। जैसा कि आप जानते हैं, विश्व के समस्त भाषा परिवारों में भारोपीय परिवार का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारोपीय परिवार की भाषाएं भारत से लेकर यूरोप तक फैली हुई हैं। समस्त भाषा परिवारों में भारोपीय के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषाएं आती हैं। विश्व के समस्त परिवारों में सर्वाधिक भाषा वैज्ञानिक अध्ययन भारोपीय परिवार का ही हुआ है। भारोपीय परिवार का ध्वनि के आधार पर 1870 ईस्वी में इटली के प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर ग्राजिआदियो इसाइया अस्कोली ने केंटुम एवं शतम के नाम से दो शाखाओं में इसका विभाजन किया है, जिसमें शतम के अंतर्गत भारत ईरानी परिवार आता है। प्रस्तुत शोध पत्र में हमारे अध्ययन का विषय भारत ईरानी परिवार है, जो भारतीय परिवार की ही उपशाखा मानी जाती है। इस क्रम में भारत ईरानी परिवार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषाएं वैदिक संस्कृत, प्राचीन फारसी एवं अवस्था है। इनमें से ही क्रमशः आधुनिक भारतीय भाषाएं एवं आधुनिक फारसी मॉडर्न पर्शियन विकसित हुई है। वैदिक संस्कृत एवं ईरान की प्राचीन भाषा अवस्था में आश्चर्यजनक साम्य दृष्टिगोचर होता है। अवस्था भाषा ईरान के प्राचीन अग्निपूर्वक पारसियों के धर्मग्रंथ जिंदा अवस्था की भाषा है। ऋग्वेद की ऋचाओं एवं जिंदा अवस्था की गाथाओं को कोई भी संस्कृतज्ञ या थोड़े से भाषा वैज्ञानिक नियमों को जानने वाला व्यक्ति परस्पर एक दूसरे में इन्हें परिवर्तित कर सकता है। इस संदर्भ में डॉक्टर मार्टिन हाउड ने अपनी पुस्तक एसेज ऑन द सैक्रेड लैंग्वेजेस, राइटिंग्स एंड रिलीजन्स ऑफ द पारसीज की पृष्ठ 196 पर अवस्था के यस्न 31 गाथा 8 को उद्धृत करते हुए कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। यथा विस्पादुरक्षा जनाइते, यह अवस्था का गाथा है, जिसका वैदिक संस्कृत में रूपांतरण होगा विश्व दुरक्षो जिनवती, अर्थात सभी दुरात्मा पलायित होते हैं। मित्रों, इसी क्रम में हम देखते हैं कि अवस्था में भी संस्कृत के समान विशेषणों के रूप हैं। अनुमान होता है कि वैदिक संस्कृत और अवस्था एक ही मूल भाषा के दो पृथक विकसित रूप हैं। अवस्था वैदिक संस्कृत के बहुत ही समीप है। इसी प्रकार कालक्रम से संस्कृत का विकास निम्न प्रकार से हुआ माना जाता है। प्राचीन वैदिक संस्कृत 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, मध्यकालीन भाषा पाली प्राकृत अपभ्रंश 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, आधुनिक भारतीय भाषाएं हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, कश्मीरी, नेपाली आदि 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक। कालक्रम को लेकर के विद्वद्वृंद में भाषाविदों में अनेक मतभेद भी हैं, लेकिन एक मत पर तो हमें स्थिर होना ही होगा। इसी क्रम में जिस प्रकार संस्कृत से आधुनिक भारतीय भाषाएं विकसित हुई हैं, उसी प्रकार प्राचीन फारसी अकमीनियन से मध्ययुगीन फारसी पहलवी से होती हुई आधुनिक फारसी का विकास हुआ है। अनेक भाषाविद पश्तो, बलूची, पामीरी, कुर्दी भाषाओं का विकास भी प्राचीन फारसी एवं पहलवी से ही मानते हैं। आधुनिक फारसी का मूल नाम पारसी था, किंतु अरबों के आक्रमण के उपरांत चूँकि अरबी भाषा में पा वर्ण नहीं होता, इसलिए वह लोग पारसी भाषा के स्थान पर इसका नाम फारसी उच्चारण करने लगे एवं अरबी के शब्द बहुतायत से फारसी में प्रविष्ट हो गए। अवस्था ईरानी परिवार दो भागों में विभक्त होता है, जिसमें पूर्वी ईरानी भाषा एवं पश्चिमी ईरानी भाषा। पूर्वी ईरानी भाषा ही अवस्था है एवं प्राचीन फारसी, जिसे हम जो है पश्चिमी ईरानी भाषा के नाम से भी जानते हैं। ध्यातव्य है कि महाकवि फिरदौसी ने संबंध में अपनी मातृभाषा फारसी में अरबी का आधिक्य हो जाने से दुखी होकर अरबी रहित फारसी में शाहनामा नामक महाकाव्य की रचना की। इस विषय में महाकवि फिरदौसी का निम्नलिखित शेर बहुत चर्चित है। वसीरंज बुरदम बेइन सालसी अजम जिंदा करदम बदी पारसी, कि मैंने 30 साल तक अगाध परिश्रम करके जो है अजम अर्थात ईरान को जो है इस फारसी के ज़रिए जिंदा कर दिया। संस्कृत एवं फारसी के अनेक शब्द, धातु, क्रिया, विशेषण, संज्ञावाचक शब्द परस्पर इतने मिलते हैं
कि प्रथम दृष्टया जानने सुनने पर हमें आश्चर्यचकित हो जाना होता है। इस संबंध में कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है। यथा वैदिक संस्कृत और अवस्था के कुछ उदाहरण आप देख लें। वैदिक में गोमूत्र, अवस्था में गोमेज। वैदिक संस्कृत में पितृ, अवस्था में पितर। वैदिक संस्कृत में सुरा, अवस्था में हुरा। मधु मधु, अस्मि अहिम, बंद बंद, त्वम तुम। इसी प्रकार लौकिक संस्कृत और फारसी, आधुनिक फारसी का परस्पर शब्द साम्य विचारणीय है। मातृ, मातर जो शब्द है उसका फारसी में मादर, पितर पिदर, भ्रातर बरादर, खर खर, गधे के लिए दोनों में एक ही शब्द प्रयोग होता है खर। दुहितर, पुत्री के लिए संस्कृत में, उसे फारसी में दुख्तर। अश्वः, अस्प, श्वा, कुत्ते के लिए संस्कृत में श्वा और फारसी में सग। भौहों के लिए संस्कृत में भ्रू और फारसी में भ्रू। हाँ, सर विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सर विलियम जोन्स की विचार इस विषय में विचारणीय है कि जब मैंने शब्दकोश को पढ़ा तो मैं वर्णन नहीं कर सकता कि मैं इस बात को देखकर कितना हैरान रह गया कि हर 10 शब्द में से 6 या 7 शब्द शुद्ध संस्कृत के हैं। यहाँ तक कि उनके कुछ रूप भी व्याकरण के नियमों से मिलते हैं। इसी क्रम में संस्कृत एवं फारसी का साहित्यिक संबंध भी अत्यंत घनिष्ठ रहा है। यह संबंध परस्पर अनुवाद के माध्यम से प्रारंभ हुआ और इस अनुवाद का प्रारंभ जो है सासानी राजवंश के राजा खुसरो अनोसेरवा 531 से 579 ईसा पूर्व के शासनकाल में हुआ, जब उसकी आज्ञा से उसके मंत्री हकीम बरजोया ने संस्कृत से पंचतंत्र का अनुवाद जो है मध्यकालीन फारसी अर्थात पहलवी में किया। इस प्रकार संस्कृत से किसी विदेशी भाषा में अनुदित होने वाला प्रथम ग्रंथ पंचतंत्र हुआ। फिरोज शाह तुगलक के समय में भी जब नगरकोट के मंदिर से जो है उसे 1300 लगभग संस्कृत पांडुलिपियाँ प्राप्त हुई, उसमें से अनेक खगोल विद्या की जो पांडुलिपियाँ थीं उसे इसुद्दीन खालिद खानी ने खगोल विद्या के ग्रंथों का दलाइले फिरोज शाही के नाम से अनुवाद किया। संस्कृत ग्रंथों के फारसी अनुवाद की दृष्टि से अकबर का काल बहुत स्वर्णिम काल रहा है। इस काल में अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, उपनिषद, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, राजतरंगिणी, कथा सरिसागर आदि ग्रंथों के जो है अनुवाद हुए और रामायण और महाभारत को तो अकबर ने जो है अच्छे चित्रकारों को बुला करके उसे सुसज्जित भी कराया। आज भी वह ग्रंथ जो है अनेक प्रकाशनों से प्रकाशित होकर मिलते हैं अथवा हमारे देश के विदेश के जो है पुस्तकालयों में वो उपलब्ध होते हैं। इसी क्रम में फारसी का हिंदी पर क्या प्रभाव है, इस विषय को लेकर के हमारी चर्चा आगे बढ़ती है। हिंदी भारोपीय परिवार की एक महत्वपूर्ण भाषा है। भारत में यह राजभाषा का दर्जा प्राप्त किए हुए है और यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका इतिहास 1000 लगभग वर्षों का है और हिंदी ने फारसी से जो है अनेक ऐसे शब्द लिए हैं। कुछ शब्द तो मूलार्थ के साथ आए हैं, कुछ मूलार्थ का त्याग करके। अनुमान किया जाता है कि लगभग 5000 शब्द जो है फारसी के जो है हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जिन्हें कोई हिंदी भाषी समझ भी नहीं पाता है। आम हिंदी भाषी के वो फारसी के शब्द हैं। जैसे न्यायालय के लिए अदालत शब्द का प्रयोग, न्यायालय या विचारालय तो कहीं कहीं प्रयोग होता है। हिंदी में फारसी से वस्त्र संबंधी भी अनेक नाम हैं, यथा लबादा, चोंगा, आस्तीन, गिरेबान, पाजामा, अमामा, रुमाल, शाल, दुशाला, बुरका, तकिया, गाँव तकिया। अलंकार गहनों में गुलूबंद, जंजीर, बाजूबंद, पाजेब आदि। मेवे मिठाइयों में किशमिश, पिस्ता, बादाम, मुनक्का, शहतूत, बेदाना, खुबानी, अंजीर, सेब, अनार, जलेबी, बालूशाही, हलवा इत्यादि। इसके अतिरिक्त सैकड़ों खाने के शब्दों में पुलाव, शोरबा, जर्दा, कलिया, कबाब, अचार, मुरब्बा, गुलाब, पात्रों में तश्तरी, रकाबी, चमचा। उसके पश्चात जो है किश्ती, साबुन, शीशा, फानूस, मुश्क, तंदूर और काजी, हुक्का, चिलम, बंदूक, तख्ता, गंजीफा। अनेक शब्द ऐसे हैं। कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिनका हिंदी पर्याय ढूंढना भी कठिन हो जाता है, जैसे दलाल, मजदूर, सिफारिश, मसखरा, नसीहत, लिहाफ, चादर, चापलूस, चापलूसी, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, बच्चा, ज़मानत, ज़मानतदार, अदालत, तहरीर इत्यादि। और इस प्रकार हिंदी ने फारसी से संज्ञा शब्द इतने लिए हैं उसकी गिनती भी नहीं हो सकती, परंतु इतना इसने किया कि इसने बहुवचन अपने ढंग से बनाए और विभक्ति और प्रत्यय अपने अनुसार लगाए। उपसंहार की ओर अब हम बढ़ते हैं। इस प्रकार निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भाषा विज्ञान के निकष पर
संस्कृत एवं फारसी का परस्पर सुदृढ़ संबंध रहा है, जो इसकी मूल भाषा वैदिक संस्कृत और अवस्था से विकसित होती हुई दृष्टिगोचर होती है, और इस संबंध को संस्कृत ग्रंथों के फारसी अनुवाद की समृद्ध परंपरा ने और अधिक सुदृढ़ किया। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि फारसी का जो पहला कवि अर्थात साहिब दीवान है वह उज्बेकिस्तान के ही थे, जिन्हें हम लोग जो है क्या कहते हैं रूद की समरकंदी के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। नमस्कार।